हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका के कॉमर्स अकेडमी में लर्न टैक्स फ्रॉम चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट्स। आज ये टैक्सेशन का डे नंबर 16 और हम देख रहे हैं सीरीज नंबर 3। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज इन होल टैक्सेशन इज इनकम फ्रॉम सैलरी, जिसका वेटेज भी बहुत है तगड़ा। सीखने में डेफिनेटली मजा आएगा। अब तक हमने 3 एपिसोड कंप्लीट कर लिए इसी सीरीज के, जिसमें हमने सिर्फ और सिर्फ थ्योरी देखी, एक कंसेप्ट सीख लिए, लेकिन वो कंसेप्ट का एक्चुअल में यूज होता है या नहीं और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे करना होता है, ये हम आज से देखेंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इसका इलस्ट्रेशन नंबर 1। ओके, सो स्टूडेंट्स, मिसेस कल्याणी गांगुड़े करके एक एम्प्लॉय है जिनका हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है क्योंकि हम नॉर्मली हम एक एपिसोड में एक ही क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, तो आपको भी याद रहे कि एग्जैक्टली कौन सा क्वेश्चन किसमें कवर किया है, कौन सा इंपॉर्टेंट है। वो हिसाब से मैंने यहाँ पे इवन एम्प्लॉय का नाम भी लिख के रखा है, भाई कौन से एम्प्लॉय का क्वेश्चन हम देख रहे हैं। ठीक है, तो बिफोर स्टार्टिंग दिस बच्चों, आज कुछ अच्छा पढ़ते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, गुड वाइब्स ओनली। बच्चों आपके आप जहां पे हो तो आपके आसपास एक बोलते ना ऐसे एक क्या काय म्हणता येईल त्याला, क्या क्या एरा नहीं, मतलब ऐसा समझ लो कि आपके बाजू में एक प्रोटेक्शन करने के लिए एक जोन बना हुआ है। ठीक है ना, हर चीज आपके पास फिल्टर होके आती है। ठीक है, जैसे आपने अगर कार्टून्स में या फिर कभी देखा होगा कि जैसा प्रोटेक्शन के लिए कवच बना दिया जाता है। ओके, जैसे सुरक्षा कवच बना दिया जाता है कि वहां से अगर कुछ आ भी रहा है, किसी ने अटैक किया तो आप पे वो आप तक नहीं पहुंचता, आपको हार्म नहीं होता, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट सुरक्षा कवच। ऐसे एक कवच है आपके आजू बाजू में, और हर थॉट आपके पास फिल्टर होके आता है। आपको क्या करना है, वो थॉट फिल्टर होके पॉजिटिवली लेना है। ओनली गुड वाइब्स, भाई तुझे जो देना है दे, मैं तो अच्छा ही लेने वाला हूं। एक टाइम की बात है बच्चों, गौतम बुद्ध, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सन बोलना भी गलत रहेगा, भगवान में काउंट होते हैं वो। ओके, सो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गॉड, तो उन्होंने जब वो थे तब की बात, वंस अपॉन अ टाइम व्हेन दे आर डूइंग साधना, जो मेडिटेशन वगैरह चल रहा था उनका, तो एक पर्सन आया और उन्होंने देखा कि ये पर्सन एकदम शांति से बैठा हुआ है, लेकिन भाई किडे करने की आदत थी ना किसी किसी को, शांत तो बैठने देना है नहीं। तो वो आए और गौतम बुद्ध को डायरेक्टली गालियां देने लगे। अरे गालियां पे गालियां दिए जा रहा है, एक गाली दूसरी गाली तीसरी गाली, डजन भर गालियां दिए जा रहा है। भाई रुकने को ही तैयार नहीं। बाकी सब लोग आजू बाजू में जो थे सबकी सटक गई। अरे तू किसको बोल रहा है, समझता है कि तुझे गौतम बुद्ध है वो, उनको गालियां दे रहा है, तू शर्म आनी चाहिए तुझे, बट वो देते ही चले जा रहा है। तो फाइनली वो गालियां देके थक गया, शांत हो गया। फिर गौतम बुद्ध बोले, क्यों रे क्या हुआ, क्यों रुक गया? बोले मैं इतनी गालियां दे रहा हूं फिर भी आप कुछ भी नहीं कर रहे। अरे सिंपल सी थिंग है, आप मेरे पास एक उपहार लेकर आए, आप मेरे लिए गिफ्ट लेकर आए जिसका नाम है गालियां, और मैंने वो गिफ्ट स्वीकार नहीं किया। अरे भाई जब ये पता चला, सामने वाला खुद ठंडा हो गया कि साला मैं इतनी गालियां दे रहा हूं, ये स्वीकार ही नहीं कर रहे, इनको कुछ इंपैक्ट ही नहीं हो रहा है, तो वाइब्स तो निगेटिव ही थे। गालियां मतलब कोई पॉजिटिव वाइब्स नहीं, गालियां दे रहा है तो निगेटिव वाइब्स से आए। लेकिन उन्होंने डिसाइड करके रखा था, उनके जो कवच है कि जो भी वाइब्स आएंगे हम सिर्फ पॉजिटिव लेंगे, गुड वाइब्स ओनली, निगेटिव को एंट्री नहीं है। जितनी गालियां देनी थी निकाल दे दी, तेरी मन की भड़ास निकल गई, तू जा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे गुस्सा ही नहीं आया क्योंकि मैंने वो एक्सेप्ट ही नहीं किया। तो बच्चों ऐसे ही आपके लाइफ में होगा, बहुत सारे वाइब्स आएगी, निगेटिविटी आएगी, आपको भी कभी डांट पड़ेगी एंड सो ऑन, लेकिन उसमें से सिर्फ पॉजिटिव चीजें लेना है आपके हाथ में। ठीक है, तो इसी गुड वाइब्स के साथ, गुड वाले थॉट के साथ आज का गुड वाला क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं स्टार्ट। बच्चों देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रॉब्लम नंबर 1, मिसेस कल्याणी गांगुर्डे is employed in a company at Mumbai and she furnished the following particulars of income for the financial year 2021. ओके, सो मिसेस कल्याणी जो मुंबई में जॉब कर रही है, फाइनेंशियल ईयर 2020 की इंफॉर्मेशन दी हुई है आपको उनकी इनकम की। ठीक है, अरे बाप रे, 1 2 3 4 5 6 बहुत सारे नाम दिए हैं। करना क्या है, लास्ट लाइन में दिया देखो, कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम फॉर असेसमेंट ईयर 2021। ऑफकोर्स जो हमारे लिए एप्लीकेबल ईयर है, असेसमेंट ईयर 2021-22 ही है। सर क्या ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते इतने बड़े? देखो ना, प्रूफ दिया है ना, नीचे दिख रहा है, पुणे यूनिवर्सिटी, अप्रैल 2007, अप्रैल 2012, अप्रैल 2013, डीटीएल के एग्जाम में 2 बार पूछा हुआ है, मई 14, अप्रैल 16, इतनी बार पूछे हुए क्वेश्चन, और जस्ट रिपीट क्वेश्चन। भाई मतलब जस्ट इमेजिन कि पुणे यूनिवर्सिटी के बाद इतने क्वेश्चन भी नहीं कि भाई रिपीट कर रहे हो आप। तो फ्यू क्वेश्चंस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, नॉर्मली हम जो क्वेश्चन देखेंगे वो एग्जाम क्वेश्चंस रहेंगे, और वैसे मैं मेंशन करूंगा कि कौन से एग्जाम के क्वेश्चन है। ठीक है, तो डेफिनेटली आपको ये
इग्नोर नहीं करना है कोई भी क्वेश्चन की मुझे नहीं आ रहा जाने दो छोड़ दो, ये एग्जाम लायक क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। ऐसा देखो नॉर्मली मैं क्या करता हूँ कोई भी टॉपिक में, जैसे एचपी में मैंने किया था, पहले ट्रेलर छोटे छोटे क्वेश्चन लिए थे जो एग्जाम के लायक नहीं थे, जीएवी वाले, और फिर बताया था आपको कि ये क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आते हैं। लेकिन यहाँ पे सैलरी में पहले दिन से ऐसे ही क्वेश्चन ले रहा हूं मैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। ओके, तो चलो करते हैं कैलकुलेशन। कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम फॉर AY 21-22, राइट। तो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ, क्या नाम है मैडम जी का, मिसेस कल्याणी, अरे मिसेस मत भूलो यार, मिसेस कल्याणी गांगुर्डे, मिसेस कल्याणी, क्योंकि मिसेस के पहले वो गांगुर्डे नहीं होगी ना हमें नहीं पता भाई क्या होगी, तो मिसेस नहीं भूलना है, गांगुर्डे। और ये जो इंफॉर्मेशन दी हुई है ये है फाइनेंशियल ईयर 2021, और असेसमेंट ईयर की बात करें तो 2021-22 की इंफॉर्मेशन है, ठीक है। इसका मतलब 1 अप्रैल 20 से लेकर 31 मार्च 21 तक की इंफॉर्मेशन। सर ये सॉल्व करने के लिए कोई फॉर्मेट है? यस बच्चों, इसका एक फॉर्मेट है, देख लो मैं टेबल, क्योंकि ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए मैंने फॉर्मेट वगैरह कुछ रेडी नहीं रखा है, आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। पर्टिकुलर्स रुपीज, बस सिंपल सा फॉर्मेट। ऑफकोर्स पर्टिकुलर्स के लिए मेजोरिटी पेज छोड़ना है, और रुपीज के लिए भाई नॉर्मल अमाउंट रुपीज के लिए जैसे कॉलम लगता है ना उतना ही स्पेस। तो ये फॉर्मेट मुझे आगे काम में आएगा, मैं इसको कक्षा में ले लेता हूँ, आपको नहीं करना ऐसा कुछ। और बच्चों इसमें वर्किंग नोट्स वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, नोट्स बनाना, प्रॉपर नोट्स लिखना बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी हो जाता है। तो हेडिंग दे दिया मैंने पर्टिकुलर्स। अरे यार टेबल छोटा क्यों ड्रॉ किया मैंने? नहीं नहीं, एक ही टेबल ड्रॉ करना है बच्चों आपको, मैंने वो एक मेरे फ्यूचर क्वेश्चंस के लिए मुझे काम में आएगा ना कॉपी पेस्ट के लिए, इसलिए किया है मैंने। आपको भी अगर नोटबुक में ऐसा कुछ कॉपी पेस्ट का होगा तो कर लो, आप भी करके रखो, कोई दिक्कत नहीं। पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज, ठीक है। चलो बच्चों करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट आइटम बेसिक सैलरी कितना दिया हुआ है पर मंथ, ओके। बच्चों बेसिक सैलरी टैक्सेबल होता है या नहीं? यस, फुल्ली टैक्सेबल। तो ब्रैकेट में हमने लिख लिया 15,000 इंटू 12, ये आ गया 1,80,000। हाँ, आपके कैलसी पे भी कर लो, यही आएगा। थोड़ा देर लगता है मुझे पता है, आपका कैलसी का स्पीड थोड़ा स्लो है। तेरा कैलसी स्लो है क्या? नहीं, साबुन की ऐड थी ना वो, तेरा हैंड वॉश स्लो है क्या? राइट, नहीं आपने को ऐड नहीं करनी भाई, अपने टॉपिक पे आते। नेक्स्ट डीए। अब ये डीए क्या रहता? डियरनेस अलाउंस। बच्चों टैक्सेबल है या नहीं? पहला क्वेश्चन है, हाँ इसलिए थोड़ा थोड़ा दिखाना पड़ रहा है। ये देखो बेसिक सैलरी फुली टैक्सेबल मिला। नेक्स्ट डीए डियरनेस अलाउंस ये रहा।
फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस की कैटेगरी में पहला ही नाम है डियरनेस अलाउंस. यस, इट इज फुल्ली टैक्सेबल. बच्चों डियरनेस अलाउंस मिला कितना है? 6,000 पर मंथ. ठीक है सर, ये ब्रैकेट में क्या दिया है फिर? 2,000 पर मंथ इज कंसिडर फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट. बच्चों आपको याद है क्या वो सैलरी की डेफिनेशन होती है बहुत जगह पे? बेसिक प्लस डीए. ब्रैकेट में क्या होता है? फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट. याद आया? वहां पे 2,000 लेना पड़ेगा. अभी के लिए 6,000 मिला है डीए पर मंथ, तो उतना पूरा टैक्सेबल. डियरनेस अलाउंस लिखिए, डियरनेस अलाउंस 6,000 into 12, 72. यस, 12 6 आई होप आप अगर स्कूल में गए होगे, स्कूल में उस दिन बंक नहीं मारा होगा, जिस दिन 12 का टेबल था, तो आपको आना चाहिए. ठीक है, टप्पा मारा होगा तो कैलसी जिंदाबाद. नेक्स्ट, थर्ड, बोनस. बोनस में क्या दिया है? फॉर द ईयर 40,000 एंड अरियर ऑफ अर्लियर ईयर 10,000. ओके, मतलब बोनस टोटल 50,000 मिला है, करंट ईयर का 40 और पिछले साल का 10. बच्चों पिछले साल का बोनस पिछले साल टैली हो गया, इनकम दिखा दिया होगा हमने, ऐसा मुझे लग रहा था. लेकिन 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 बोनस के बारे में क्या दिया हुआ है? इट इज टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट. अभी मिला ना, अब टैक्सेबल. 40 प्लस 10 पूरा का पूरा 50. तो बोनस मैं सेपरेट प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ बच्चों. बोनस को अंडरलाइन करके, मतलब उसी में फॉर द ईयर 40,000 अरियर्स ऑफ अर्लियर ईयर, या फिर प्रीवियस ईयर लिखा तो भी कोई इशू नहीं. तो प्रीवियस ईयर का जो एरियर्स था, ऐसा मिला के टोटल 50,000 टैक्सेबल. सर आप ऐसे क्यों ले रहे हो? मतलब कैसे समझा आपको? डायरेक्ट आउटर में लेना है, इनर में लेना है? पहली बात तो ये, जैसे नाम समझता है ना, बेसिक फुल्ली टैक्सेबल था, आउटर में आ गया. डीए फुल्ली टैक्सेबल था, आउटर में आ गया. ठीक है, बोनस सेम आउटर में आ गया क्योंकि फुल्ली टैक्सेबल है. ठीक है, अब हमें ये चीजें याद रखनी पड़ेगी बच्चों. एक एक नाम सुन के हमें थोड़ा थोड़ा नोट्स क्लिक होना चाहिए. 3 दिन इसलिए तो हमने इन्वेस्ट किए थे कि कौन सी चीजें टैक्सेबल है, कौन सी चीजें एग्जम्प्ट है, और किसमें पार्टली एग्जम्प्ट पार्टली टैक्सेबल. बहुत कुछ है ना. आएगा आएगा, डोंट वरी. नेक्स्ट इज एडवांस सैलरी. एडवांस सैलरी बच्चों, अप्रैल की सैलरी एडवांस में मिल गई मार्च में, टैक्सेबल होगी या नहीं इस साल? यस, पहले दिन ही मैंने बताया था आपको. यस, 15,000 करो एडवांस सैलरी टैक्सेबल. लेकिन ऑफ कोर्स बच्चों, नेक्स्ट ईयर का जब सैलरी का इनकम निकाला जाएगा तो वापिस से टैक्सेबल नहीं होगा. मतलब ऑलरेडी इस साल में काउंट कर लिया ना, तो नेक्स्ट ईयर में वापिस नहीं आएगा एडवांस सैलरी. हाँ ठीक है, लिख सकते हो ब्रैकेट में अप्रैल मंथ की. नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन, ये क्या रहता है? आरपीएफ. आरपीएफ क्या था यार? क्या था? हाँ, प्रोविडेंट फंड तो याद आ गया, तो रिकॉग्नाइज भी याद कर लो. इंटरेस्ट ऑन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड. इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ, लेकिन वो कितना है? 13% और 39,000 है ना. एट 13% जो है 39,000. अरे नहीं, 39,000 के 13% नहीं मिला है. उन्होंने ये बताया कि इंटरेस्ट का रेट 13% है और आपको 39,000 मिले. बच्चों इसमें से कुछ तो भी माफ है यार. इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ, इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ, इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ, interest credited to RPF is exempt to the extent of 9.5%. 9.5% तक माफ है, लेकिन वो एप्लीकेबल नहीं होता. कब? अगर एम्प्लॉय ने अंडर सेक्शन 115 बीएससी वाला न्यू टैक्सेशन रिजिम अगर एक्सरसाइज नहीं किया है तो. ठीक है बच्चों, क्वेश्चन में उसके बारे में कुछ जिक्र नहीं किया ना, इसका मतलब उन्होंने न्यू टैक्सेशन रिजिम एक्सरसाइज नहीं किया है. ठीक है, तो यहां से 9.5% लेस करेंगे. लेस एग्जम्प्ट
एग्जाम बोले तो माफ है भाई, इस पर टैक्स नहीं है, अप टू 9.5%। अब सवाल ये है सर 9.5% कैसे निकाले? आप जो निकालने वाले हो वो डेफिनेटली गलत है बच्चों। ओके, जो भी निकाल लिया आपने आपके पास ही रखो, मुझे आंसर भी मत बताओ। अब लॉजिक क्या है इसका, ध्यान दो। इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ 13%। बच्चों मुझे नहीं पता आरपीएफ में कितने पैसे हैं, लेकिन मुझे यह पता है कि 13% इंटरेस्ट मिल रहा है, जो 39,000 है। कबूल है? एक्चुअल में उस अकाउंट में कितने पैसे आपको पता है? नहीं, मुझे पता है नहीं। शायद 5 साल से जॉब चल रहा है कल्याणी का, तो 5 साल से पैसे जा रहे होंगे अकाउंट में। तो इंटरेस्ट अभी का मुझे इतना पता है कि इस साल 13% इंटरेस्ट मिला है, जो 39,000 है। तो 13% 39,000 है, तो 9.5% कितना? अब आ गई आइडिया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 9.5 इंटू 39,000 डिवाइडेड बाय 13, 28,500, 28,500। तो ये माइनस करके आई थिंक 10,500 आ जाएगा। इतना रहेगा टैक्सेबल वाला पार्ट। बच्चों देखो इसका लॉजिक क्या है, जितना भी अमाउंट हमने बैंक में डाला हुआ है ना आरपीएफ में, उसका 13% ये है, और जितना अमाउंट है बैंक में उसी का 9.5% माफ है। तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। 39,000 इंटू 9.5 डिवाइडेड बाय 13, तो ये आ गया इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ एग्जाम्प्ट वाला पार्ट। तो ये आउटर में आ गया, टैक्सेबल जितना था वो। ठीक है, नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ के बाद क्या दिया है? एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू। बच्चों याद रखो, एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन अगर रहा, मतलब एम्प्लॉय ने खुद कॉन्ट्रीब्यूट किया आरपीएफ में, तो वो टैक्सेबल ही नहीं है, कोई टेंशन नहीं। लेकिन एम्प्लॉयर ने कॉन्ट्रीब्यूट किया ना, सो लिखो एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ एट 15%। कितना किया लेकिन बच्चों इन्होंने अमाउंट दिया नहीं, क्या बोल दिया? 15% ऑफ सैलरी। बच्चों आरपीएफ का फुल फॉर्म क्या है? रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। ओके, इसमें टैक्सेबल कितना होता है और माफ कितना होता है, याद है? नहीं याद? एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन इज एग्जाम टू द एक्सटेंट ऑफ 12% ऑफ सैलरी। तो एम्प्लॉयर ने जितना कॉन्ट्रीब्यूट किया वो 12% तक माफ होता है सैलरी के। लेकिन 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 रुको रुको, इतनी जल्दी नहीं नीचे जाने की। सैलरी का मतलब क्या है? वहां पे क्या बोला हुआ है? सैलरी इक्वल टू, हियर सैलरी इक्वल टू बेसिक पे प्लस डीए इफ इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट प्लस कमीशन इफ इट इज बेस्ड ऑन फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। तो ये सैलरी की डेफिनेशन, पहले हमें सैलरी फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो पहले तो वर्किंग नोट बनाते हैं। यहां पे मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूं, इसके नीचे लिख लो एग्जाम्प्ट अप टू, कितना एग्जाम्प्ट है बच्चों, कितना परसेंट? 12% ना, एग्जाम्प्ट अप टू 12%। और इसके लिए मैंने लिख लिया ब्रैकेट में वर्किंग नोट नंबर 1। अब हम वर्किंग नोट नंबर 1 बनाते हैं। वर्किंग नोट्स। काय चाललंय वर्किंग नोट्स में सैलरी, फर्स्ट इसमें लिख रहा हूं मैं, सैलरी इक्वल टू बेसिक पे प्लस डीए इफ इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट प्लस कमीशन if it is based on fixed percentage of turnover। अगर वो टर्नओवर के परसेंटेज में दिया रहा तो लेना पड़ता। ठीक है, बेसिक पे मतलब बेसिक सैलरी कितनी बच्चों? बेसिक सैलरी फर्स्ट आइटम आप देख सकते हो 1,80,000, 15,000 पर मंथ है ना,
तो वो डायरेक्ट 1,80,000 ले लेता हूं मैं, ठीक है। प्लस डीए, डीए के ब्रैकेट में क्या दिया था, ओनली 2,000 पर मंथ, ओनली 2,000 पर मंथ इज कंसिडर फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट। तो अभी रिटायरमेंट बेनिफिट ही चल रहा है ना, यहाँ पे वही दिया है ब्रैकेट में। तो 2,000 इंटू 12 मतलब 24,000, राइट। प्लस कमीशन, बच्चों पूरे क्वेश्चन में देखो कहीं पे आपको कमीशन दिख रहा है क्या? पूरा क्वेश्चन आपके सामने नहीं है, नहीं है। क्वेश्चन में देख लो कमीशन दिया ही नहीं है, ठीक है। अगर कमीशन नहीं दिया है सर तो यहां पे 0 ले लेंगे ना, कोई टेंशन नहीं। तो 2,04,000 ये आ गई आपकी सैलरी, कबूल है। अब उन्होंने हमें एम्प्लॉयर ने कितना कंट्रीब्यूट किया आरपीएफ में, 15%। तो निकालो इसका 15% सैलरी का, सैलरी तो निकल गई ना 2,04,000, इसका 15% कितना आएगा, 30,600। ओके, और 2,04,000 का 12% निकालो अभी, क्योंकि 12% तक तो माफ है। $24,480। तो 30 में से 6,120, यस 6120। हाँ, ऐसे एक एक चीज काम किया बच्चों, हमने जो पढ़ा ना 3 दिन में, एक एक चीज काम में आने वाली, एक एक आइटम। ओके, चलो आगे देखते हैं। शी इज प्रोवाइडेड विथ फर्निश्ड एकोमोडेशन। अरे वो नहीं क्या घर देते रेडीमेड रहने के लिए, स्पेशियस बंगलो। सैलरी कितनी मैडम की, कल्याणी की, 15,000। भाई को स्पेशियस बंगलो दिया, काय 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 एडापना है वो, ठीक है चलो दिया तो दिया भाई, अपने को क्या है। एट मुंबई, वो भी मुंबई में, मुंबई दिल्ली चेन्नई कोलकाता मेट्रो सिटी होते हैं, याद रखना, ठीक है। तो मैडम जी को घर मिला है मुंबई में, मतलब ये HRA है या RFA है? HRA का मतलब क्या, हाउस रेंट अलाउंस, मतलब पैसे दे दिए घर आप देख लो। और RFA मतलब रेंट फ्री एकोमोडेशन, मतलब घर ही हम देंगे। यहां पे क्या दिया है, इज प्रोवाइडेड विद फर्निश्ड एकोमोडेशन, भाई फर्निश्ड घर दिया है, मतलब ये रेंट फ्री एकोमोडेशन वाला पार्ट है, ठीक है ना। और वो भी मुंबई का है, ओके। द फेयर रेंटल वैल्यू ऑफ बंगलो इज 10,000 पर मंथ। फेयर रेंटल मतलब नॉर्मली अगर ऐसा बंगला कहीं पे रेंट पे ले तो 10,000 रुपए पर मंथ रेंट लगेगा, ठीक है। फेयर रेंट हमारे काम का है ही नहीं बच्चों, कोई काम का नहीं है, ओके। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, नहीं ये फर्नीचर का बाद में सोचेंगे हम, फर्नीचर के बारे में बाद में सोचेंगे, क्योंकि उन्होंने बोला था रेंट फ्री एकोमोडेशन भी रहा, फर्निश्ड भी रहा, तो पहले क्या कंसिडर करो कि वो अनफर्निश्ड है। चलो मैं आपको टेबल पे लेके जाता हूं, मतलब आपको थोड़ा थोड़ा याद आएगा मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। आप मुझे ऐसा एलियन जैसे देख रहे हो कि सर क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं रहा। देखो आपके सामने लेकर आया मैं, रेंट फ्री अनफर्निश्ड एकोमोडेशन। पहले तो ऐसा समझो कि घर खाली है, ठीक है। फिर देखो पॉपुलेशन मुंबई की कितनी, 25 लाख से कम या ज्यादा, बहुत ज्यादा सर, मुंबई है वो तो एक एक एरिया में 25 लाख मिल जाएंगे भाई। सो 15 लाख से ज्यादा। और घर किसका है, कंपनी का है ना खुद का, ओन्ड। उन्होंने ऐसा नहीं दिया रेंट पे लिया है, अगर रेंट पे लिया होता तो एक्चुअल रेंट देते, हमें क्या दिया नाम, फेयर रेंट। फेयर रेंट मतलब ये खुद का है उनका, ठीक है। तो ओन्ड है तो टैक्सेबल कितना रहेगा, 15% ऑफ सैलरी, ओके। लेकिन सैलरी की डेफिनेशन ये रही, बेसिक सैलरी प्लस DA इफ इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, प्लस बोनस, प्लस कमीशन, प्लस फीस, प्लस ऑल अदर टैक्सेबल अलाउंसेस, ये सब मिला के सैलरी बनेगी, ओके। सैलरी में 2 ही टाइप है बच्चों, एक हमने अभी देखा ना बेसिक, DA, कमीशन, वो 3 वो वाला, और सिर्फ ये RFA है ना, रेंट फ्री एकोमोडेशन, सिर्फ ये वाला विचित्र आइटम है, इसमें इतनी बड़ी डेफिनेशन है सैलरी की, बाकी कहीं पे नहीं है, डोंट वरी, ठीक है। चलो तो बच्चों सैलरी निकाल रहे हैं हम, वर्किंग नोट नंबर 2, यहां पे पहले नाम लिख लो पर्टिकुलर्स में, रेंट फ्री एकोमोडेशन, अक्का नहीं रे, एकोमोडेशन, वर्किंग नोट नंबर 2। और जैसे आपको वापस याद दे दूं, वर्किंग नोट भी मेन आंसर का पार्ट है, ऑप्शनल नहीं है, बनाना तो बनाओ भाई, ऐसा नहीं है। तो वर्किंग नोट 2 को मैंने नाम दे दिया रेंट फ्री एकोमोडेशन। अब उसमें लिख रहा हूं मैं सैलरी इक्वल टू बेसिक पे
प्लस DA ब्रैकेट में इफ इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट प्लस कमीशन, कमीशन के ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखना है। जब रेंट फ्री एकोमोडेशन की बारी आती है ना, तो ये डेफिनेशन में वो ब्रैकेट में हम लिखते थे ना, इफ इट इज, देखो ऊपर लिखा हुआ है मैंने, इफ इट इज बेस्ड ऑन फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्न, और वो नहीं होता है यहां पे कुछ ऐसा, ठीक है। कमीशन प्लस बोनस प्लस फीस प्लस ऑल अदर टैक्सेबल अलाउंसेस, ऑल अदर टैक्सेबल अलाउंसेस, ठीक है। अब बात करते हैं बेसिक पे की। बेसिक सैलरी कितनी बच्चों? 1,80,000। अरे ये देखो ना, अभी ऊपर वाले फॉर्मूले में अभी तो लिया ना बेसिक, और डीए कितना है? 24,000। वो भी तो दिख रहा है ना यहीं पे, डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, मतलब वही 2,000 रुपए पर मंथ दिया हुआ है ना, 24,000। क्वेश्चन में कमीशन तो नहीं है, लेकिन बोनस है यार। बोनस कितना है? अब बोनस में भी किस्सा है, बोनस में भी किस्सा है। बोनस देख रहे हो, इसमें करंट ईयर का 40 है और प्रीवियस ईयर का 10। हम कौन सा लेंगे अभी? सिर्फ करंट ईयर का, करंट ईयर का बोनस लेना है। याद रखो टैक्सेबल पूरा रहेगा, लेकिन ये डेफिनेशन में सिर्फ करंट ईयर का बोनस 40,000। और फीस वगैरह तो कुछ नहीं आया अब तक ऐसा कुछ। और कुछ अलाउंसेस दिए क्या क्वेश्चन में? देखो पूरे क्वेश्चन में कंट्रोल एफ करो, कंट्रोल एफ मतलब एक एक आइटम देखो, अलाउंस नाम कहीं पे दिख रहा है क्या? अलाउंस 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 कहीं पे भी नहीं है ना, तो कोई टेंशन है, अलाउंस है ही नहीं तो ऐड करने का संबंध ही नहीं आता, ठीक है। तो ये 0 आ गया। इनकी टोट ला लेंगे बच्चों, 2,44,000 ये आ गई सैलरी, ओके। अब मुझे वैल्यूएशन निकालना है रेंट फ्री फर्निश्ड एकोमोडेशन का। रेंट फ्री फर्निश्ड एकोमोडेशन इक्वल टू, पहले तो इसका वैल्यूएशन कैसे निकालेंगे? पहले घर को खाली समझेंगे, ठीक है। तो इसका दो चीजें ऐड करनी पड़ेंगी, अनफर्निश्ड हाउस, अनफर्निश्ड हाउस प्लस फर्नीचर। अब अनफर्निश्ड हाउस का कैलकुलेशन के लिए हमें पॉपुलेशन देखना जरूरी है, और मुंबई की पॉपुलेशन डेफिनेटली 25 लाख से ज्यादा है, तो यहां पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं 15% ऑफ सैलरी। 15% क्यों लिया? स्टार करके मैं नीचे लिख देता हूं, स्टार कर लिया और नीचे लिख रहा हूं मैं स्टार कर रहा हूं और लिखना है पॉपुलेशन ऑफ मुंबई इज मोकर नहीं रे, मोर देन 25 lakhs। क्योंकि पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा है, इसलिए हमने 15% लिया है यहां पे, ठीक है। 15% ऑफ सैलरी, ओके। तो सैलरी तो हम निकाल चुके, मैं यहां पे जस्ट लिख देता हूं 15% ऑफ 2,44,000। कितना आएगा वो? 36,600। ओके। हाँ बच्चों, इसमें फर्नीचर के बारे में क्या दिया है देखते हैं अभी। थर्ड लाइन, कॉस्ट ऑफ फर्नीचर कितना है बच्चों? कॉस्ट ऑफ फर्नीचर बोला है, मतलब फर्नीचर एम्प्लॉयर का खुद का है क्या रेंट पे लाया है? अगर रेंट पे लाते तो वहां पे कॉस्ट नहीं देते, हायर चार्जेस दिया होता। भाड्याने आणला असता तर भाडं दिला असता ना, कि कितना पे कर रहे हैं। यहां पे क्या दिया है? कॉस्ट ऑफ फर्नीचर। उसकी अगर कॉस्ट दी, इट मीन एम्प्लॉयर ने खुद ने लिया हुआ है, ओके। 1 लाख रुपीज का है,
तो अब क्या करें हम, देखो बच्चों यहां पे हाँ ये वाला देखो, हम देखो अगर फर्निश्ड घर है तो हमने क्या पहले एज्यूम किया, एकोमोडेशन एज अनफर्निश्ड, पहले तो हमने अनफर्निश्ड समझ के वैल्यूएशन कर लिया। और अगर फर्नीचर का क्या किया, देखो एड हाउ मच 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्नीचर इन केस इट इज ओन बाय एम्प्लॉयर, अगर एम्प्लॉयर का खुद का है तो 10% ऐड करो, और कॉस्ट दिया है मतलब खुद का ही है, तो फर्नीचर की कॉस्ट कितनी है हमारे इसमें 1 लाख ना, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं, नहीं डायरेक्ट नहीं लिखना है भाई, पहले तो यहां पे लिखो 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्नीचर प्लस 10% ऑफ 1 लाख, तो ये आ रहा है 10,000 ना, 10,000। तो अनफर्निश्ड घर का वैल्यू आ गया 46,600। ओके यस, हाँ नेक्स्ट 46,600, ठीक है बच्चों, अब तक खत्म नहीं हुआ रहे, फिर रुको और भी कुछ दिया है इसमें, आगे क्या दिया देखो, आप मेरे साथ ही हो, रेंट पेड फॉर एकोमोडेशन बाय मिसेस कल्याणी इज ₹3,000 पर मंथ। ओके, मतलब वो जो बंगलो दिया ना, स्पेशियस बंगलो, वो पूरा फ्री में नहीं दिया, कल्याणी से भी 3,000 ले रही है कंपनी। ओके, देखा जाए तो फेयर है ना भाई, इतना बंगलो दिया है, उसमें फर्नीचर भी है, तो 3,000 रुपए नॉमिनल अमाउंट ले रहे तो कोई बुरी बात नहीं है, 3,000 रुपीज पर मंथ, उससे हम रिकवर भी कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो उससे बेनिफिट कितना दिया हमने, मतलब कल्याणी को बेनिफिट कितने का हुआ 46,600 का, लेकिन देखा जाए तो उसमें से कुछ रेंट रिकवर भी कर लिया ना, तो पूरा बेनिफिट नहीं बोल सकते। ओके, देयरफॉर टैक्सेबल वैल्यू ऑफ RFA इक्वल टू वैल्यूएशन ऑफ RFA लेस रेंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय। अगर आप 100 रुपए की चीज मुझे दे रहे हो और मुझसे भी 40 रुपए ले रहे हो तो बेनिफिट 60 का ही हुआ ना, वैसा ही लॉजिक है। यहां पे 46,600 की घर दिया, लेकिन 3,000 पर मंथ बोले तो 36,000 साल के, राइट ना, 36,000 रुपए हुए ना साल के, 3,000 पर मंथ है, तो 36,000 तो रिकवर भी किए, तो बेनिफिट कितना हुआ सिर्फ 10,600 का। इतना कल्याणी को टैक्सेबल रहेगा, रेंट फ्री फर्निश्ड एकोमोडेशन, ठीक है। ये नोट बहुत जरूरी है बच्चों, आप कोई भी टेक्स्ट बुक रेफर करो आपको आंसर मिल जाएगा, बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये कैसे आया ये समझना बहुत चैलेंजिंग है बच्चों, जल्दी क्लिक नहीं होता, क्योंकि टैक्स आपने कभी सीखा ही नहीं था ना लाइफ में। इट इज नॉट योर मिस्टेक, बट अलर्ट रहो, इतना ही कहना है मुझे, ठीक है। नेक्स्ट, द कंपनी हैज बीन प्रोवाइडेड विद द फैसिलिटी ऑफ स्वीपर। ओहो हो, क्या बात है, फैसिलिटी क्या कहती है, स्वीपर, वॉचमैन, सर्वेंट, जबरदस्त, काम वाली, झाड़ू वाली, वॉचमैन वाली, नहीं थोड़ा जास्त झालं। ओके, तो सर्वेंट की फैसिलिटी दी बच्चों, अगर कंपनी ने सर्वेंट दिया हमें तो वो टैक्सेबल है या नहीं? कंफ्यूज, एग्जैक्टली, किधर गया रे, किधर, हाँ ये रहा, देखो क्या दिया है, प्रोविजन ऑफ डोमेस्टिक सर्वेंट मिला, फुल्ली टैक्सेबल, पूरा टैक्सेबल है। ओके, तो सर्वेंट की लिस्ट है भाई, सर्वेंट में भी 3 दिए, स्वीपर, वॉचमैन, सर्वेंट, जबरदस्त। तो सर्वेंट, उसमें स्वीपर, वॉचमैन, स्वीपर, वॉचमैन और सर्वेंटी नाम दिया ना तीसरे का, तो सर्वेंटी, ठीक है। स्वीपर, वॉचमैन, सर्वेंट, 3 फैसिलिटी दी हमें। तो स्वीपर की सैलरी कितनी है देखो, वो भी दिया है। और हाँ, ये भी क्यों ऐड कर रहे हैं हम, क्योंकि पेड बाय एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर ने पे किया, इसलिए एम्प्लॉय के सैलरी में ऐड हो रहा है ना, हमें बेनिफिट मिल रहा है एम्प्लॉय को।
अगर एम्प्लॉय खुद अपॉइंट करे उसको सैलरी दे तो कोई सवाल ही नहीं आता ना सैलरी का। तो यहाँ पे 1500 पर मंथ, 1800 पर मंथ और 1700 पर मंथ। तो 1500 इंटू 12, स्वीपर की फैसिलिटी कितनी हो गई सैलरी? 18,000। वॉचमैन को पगार कितना है? 1800। 1800 इंटू 12, 21,600। और सर्वेंट जो है उसको सैलरी है 1700 पर मंथ, 20,400 क्या? ओके, ले लो टोटल्स। साठ। ओके, नेक्स्ट सर्वेंट के बाद 8 नंबर का पॉइंट, 7 फाइनली कंप्लीट हुआ। हॉस्पिटल बिल रीइंबर्स बाय एम्प्लॉयर। यस, लिखो बच्चों, हॉस्पिटल बिल रीइंबर्समेंट। मतलब हॉस्पिटल में मैं एडमिट था, मतलब कल्याणी एडमिट थी, ठीक है ना, और कल्याणी के ट्रीटमेंट का खर्चा एम्प्लॉयर ने किया। तो एम्प्लॉयर ने किया तो डेफिनेटली कल्याणी के लिए इनकम हुआ ना, तो उसके इनकम में ऐड करना चाहिए। और बच्चों यहां पे अगर दिया है क्या प्राइवेट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल कुछ दिया नहीं, तो क्या कंसिडर करेंगे? प्राइवेट। कुछ नहीं दिया तो भाई टैक्स लगाओ ना, इनकम टैक्स वालों को टैक्स लगाने से मतलब है। 32,000 पूरा टैक्सेबल रहेगा। इसके लिए नोट लिखना पड़ेगा बच्चों, नोट 1। वर्किंग नोट अलग और नोट अलग। वर्किंग नोट में कैलकुलेशन होता है और नोट में पॉइंट्स होते हैं कि ऐसा क्यों किया, ठीक है। तो लिखो नोट 1। वर्किंग नोट के लिए अभी शायद से जगह नहीं लगेगी नोट्स में। वो फर्स्ट है, इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, in the absence of information, it is assumed treatment of Mrs. Kalyani was in private hospital, comma, which is fully taxable, from 1st April 2018। मतलब 1/4/2018 के पहले ऐसा था कि अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में भी खर्चा किया तो 15,000 तक माफ था, लेकिन अभी नहीं रहा, अभी पूरा टैक्सेबल है। तो सर इतना याद रखना पड़ेगा? नहीं बच्चों, ये लाइन नहीं लिखा तो भी चल जाएगा, ये 1/4/18 का भूल गए तो भी चलेगा, बस फुली टैक्सेबल इतना याद रखना। मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्चा किया प्राइवेट हॉस्पिटल में तो पूरा टैक्सेबल, ठीक है ना। नेक्स्ट 9th वन क्या दिया देखो, शी हैज प्रोवाइडेड विथ 1800 सीसी कार। मतलब कार किसकी है? एम्प्लॉय या एम्प्लॉई? एम्प्लॉयर, क्योंकि क्या दिया है? प्रोवाइडेड विथ, मतलब उसको कार दिया, मतलब एम्प्लॉयर का कार है, या फिर उसने रेंट पे लाई होगी, वो उसका मैटर है, लेकिन एम्प्लॉय की तो है नहीं, ठीक है। और कार कितने सीसी की है? मतलब छोटी या बड़ी? 1600 सीसी से कम रहा तो छोटी कार, 1600 सीसी से ज्यादा ये बड़ी वाली कार है, ठीक है ना। नेक्स्ट, यूज फॉर बोथ ऑफिशियल एंड प्राइवेट पर्पस, दोनों पर्पस के लिए यूज हो रहा है। अगर ऑफिशियल होता तो पूरा माफ होता, प्राइवेट होता तो एक एक आइटम चुनना पड़ता, सिलेक्ट करना पड़ता। यहां पे हमें लिमिट दिया गया है, देखते चलो। एंटायर एक्सपेंसेस ऑफ 45,000 का पूरा खर्चा ऑफ रनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ कार बॉर्न बाय, कार किसकी? एम्प्लॉयर की। खर्चा किसका? और यूज कैसे किया? पार्टली, राइट ना। यूज कैसे किया? ये देखो ये वाला टेबल, ओन बाय एम्प्लॉयर, खर्चा बाय एम्प्लॉयर, दोनों वही कर रहा है। और पार्टली यूज फॉर ऑफिशियल एंड पार्टली पर्सनल यूज। ओके, अब देखो कार कितने सीसी की है? 1800, मतलब नहीं 1600 सीसी से कम नहीं, ज्यादा ना, 1600 सीसी से ज्यादा।
कितना टैक्सेबल है? 2400 पर मंथ। भाई ड्राइवर दिया क्या वो भी देख लो। नहीं दिया ड्राइवर? अगर दिया रहा तो 900 रुपीज पर मंथ एडिशनल। ओके, लिया मोठी कार नहीं रे, मोटर कार, सॉरी मोठं मोठी लिहिता, मोटर कार 2400 रुपये पर मंथ इंटू 12। इसके लिए नोट 2 लिखना पड़ेगा। यह आएगा आई थिंक 28,800। नोट 2। सर सैमसंग के मोबाइल आते थे, सब सुना था, नोट 1, नोट 2, नोट 3 ये तो नया ही है। तो नोट 2 इसमें लिखेंगे मोटर कार प्रोवाइडेड, नहीं ओन्ड, ओन्ड बाय एम्प्लॉयर and expenses also paid by employer whose engine capacity इंजीन, ऐसा है ना, ENGINE ना, capacity is more than 1600 cc. So valued at rupees 2400 per month. नेक्स्ट, ये वाले वर्किंग नोट नहीं लिखते तो भी चल जाता है, थोड़ा ज्यादा हो गया, ठीक है। अभी नेक्स्ट, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई लिखो। एम्प्लॉयर ने गैस भी दिया, इलेक्ट्रिसिटी भी खर्चा भी किया, और घर पे पानी भरने के लिए भी वही, नहीं ये ज्यादा हो गया, घर पे पानी भरने के लिए नहीं आता था, फैसिलिटी दी भाई। गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई, बच्चों टैक्सेबल है या नहीं? पेड़, ये देखो, ये मिला गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई फ्री ऑफ कॉस्ट, फुल्ली टैक्सेबल। अगर एम्प्लॉय खुद देगा तो इसमें देंगे नहीं ना बच्चों, इस डिटेल्स में क्यों देंगे? एम्प्लॉयर ने दिया ना हमें, इसलिए तो दिया है ना इंफॉर्मेशन में, क्वेश्चन में। एम्प्लॉयर ने पेड किया, फुल्ली टैक्सेबल 12,000। नेक्स्ट, लास्ट वन, प्रोफेशनल टैक्सेस पेड। बच्चों प्रोफेशनल टैक्स डिडक्शन का पार्ट है, तो बाद में लिखेंगे। खत्म हो गया सब कुछ, ले लेंगे टोटला, इन सब के टोटल को बोलेंगे ग्रॉस सैलरी। और इसमें से लेस करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, उसमें फर्स्ट स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना होता है? हाँ बोलो, टोटल कितना है? 4,77,020। ओके, स्टैंडर्ड डिडक्शन, और दूसरा होता है प्रोफेशनल टैक्स। बच्चों स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना होता है इसमें? भूल गए? एचपी में तो 30% था, यहां पे क्या है देखो, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 और सैलरी विच एवर इज लोअर। ऑफकोर्स सैलरी ज्यादा है ना, तो 50,000 आएगा डिडक्शन। और देखो डिडक्शन में दूसरा दिया है प्रोफेशनल टैक्स, यहां पे लिखा है देखो, अमाउंट, एक्चुअल अमाउंट पेड। ओके, लास्ट वाला मिला ना, एक्चुअल अमाउंट पेड एज अलाउड एज डिडक्शन। और हम देख सकते हैं क्वेश्चन में 2500 पे किया है, तो 2500 डिडक्शन मिलेगा। $52,000
500 करेंगे लेस। देयरफॉर टैक्स 4,24,520। प्रोफेशनल टैक्स लास्ट आइटम दिया है ना बच्चों, देखो प्रोफेशनल टैक्स पेड 2500, इसलिए हमने लेस किया। ओके चलो बच्चों, एज यूजुअल हमारी परंपरा है, मैं गायब हो जाता हूं तो अभी भी गायब हो रहा हूं। क्वेश्चन आंसर आप देख सकते हो। ओके देखो स्टार्टिंग से क्या था, कल्याणी गांगुड़े जॉब कर रही है, उनको बेसिक सैलरी मिला 15,000, पूरा टैक्सेबल है। डीए मिला 6,000 रुपीज पर मंथ, फुली टैक्सेबल है। बोनस मिला 40,000 करंट ईयर का और 10,000 लास्ट ईयर का, पूरा 50 टैक्सेबल है। क्यों? क्योंकि बोनस जिस साल मिला उस साल टैक्सेबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट एडवांस सैलरी, ये भी टैक्सेबल। इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ 39,000 था बच्चों, लेकिन इसमें एग्जाम है कितना, 9.5%। तो इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ में हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, 39,000 इंटू 9.5 डिवाइडेड बाय 13, तो हमें मिल गया एग्जाम वाला अमाउंट। ओके नेक्स्ट था एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन ऑन आरपीएफ, तो एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन कितना था 15%, लेकिन अमाउंट नहीं दिया था तो हमने सैलरी निकाली। सैलरी की डेफिनेशन है बेसिक पे प्लस डीए इफ इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट प्लस कमीशन इफ इट इज बेस्ड ऑन फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। तो ये सैलरी निकाला 2,04,000, उसका 15%, ये टोटल अमाउंट आया लेकिन 12% तक तो माफ है, तो वो लेस करके आउटर में लिख दिया। नेक्स्ट रेंट फ्री एकोमोडेशन, बच्चों मुंबई में घर मिला है, वो भी 1 लाख के फर्नीचर के साथ, तो हमने क्या किया, पहले तो आरएफई की डेफिनेशन के हिसाब से सैलरी निकाली, बेसिक प्लस डीए इफ इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट प्लस कमीशन प्लस बोनस प्लस फीस प्लस ऑल अदर टैक्सेबल अलाउंसेस, सब कुछ ऐड करके आ गया 2,44,000। तो उसका 15% निकाला। 15% क्यों? क्योंकि मुंबई की पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा है। ठीक है, और फर्नीचर की कॉस्ट दी हुई थी, इट मींस एम्प्लॉयर का खुद का फर्नीचर है, तो फर्नीचर का 10% लिया हमने। ठीक है, ये आ गया टोटल, ये टोटल हमने वैल्यू पूरे घर का आ गया, लेकिन बाद में पता चला कि एम्प्लॉयर से भी 3,000 रुपए पर मंथ रेंट लिया जा रहा है, तो वो हमने लेस कर दिया और बाकी का जो बेनिफिट है आरएफए का बेनिफिट आएगा। ठीक है, आरएफए की वैल्यू रहेगी। नेक्स्ट हॉस्पिटल बिल पूरा टैक्सेबल। मोटर कार 2,400 रुपए आ गया पर मंथ, क्योंकि 1,600 सीसी से बड़ी कार थी, कार भी एम्प्लॉयर की और खर्चा भी एम्प्लॉयर का। गैस इलेक्ट्रिसिटी वाटर सप्लाई पूरा टैक्सेबल, ये सब कुछ मिला के ग्रॉस सैलरी आ गया। 2 डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 फिक्स है, क्योंकि सैलरी 50,000 से ज्यादा है ना, 4,77,000 आ रहा है, तो 50,000 और सैलरी विच इज लोअर, याद रखना है बच्चों, आपको दिया नहीं जाता, लिखना पड़ता है। और प्रोफेशनल टैक्सेस 2,500 दिया था, वो भी डिडक्शन में, दोनों लेस करके इनकम फ्रॉम सैलरी आ गया। डन डन डन। इसी के साथ हमारा पहला छोटा सा सॉरी गलती से बोल दिया मैंने पहला जैसा भी था छोटा बड़ा वो क्वेश्चन हो चुका है खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। भूलना मत कल्याणी गांगुड़े को बहुत तकलीफ दी इसने। ओके चलो बच्चों, सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।